हेलो माय लवली लर्नर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़ दैट इम्पैक्ट स्कूल्स। तो चलिए देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, किस तरह से पॉलिसीज़ का एवोल्यूशन हुआ वो देखेंगे, और एनईपीज़ जो इंपॉर्टेंट एनईपीज़ हैं 1968, 1986, 1992, 2020 एनईपीज़ देखेंगे। देन इसके की एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं और कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए इम्प्रूव करने के लिए इसकी एसेसिबिलिटी को और क्वालिटी को। देन स्टडी करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट से। अगर इंट्रोडक्शन में हम समझें एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, अगर हम समझते हैं जो हमारी किस तरह से स्कूल को इम्पैक्ट करती है। देखिए, अगर एजुकेशन के सिस्टम की बात करें इंडिया में, ये बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है। यहाँ का जो फाउंडेशन है एजुकेशन का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि किस तरह से बना है, शेप बाय अ रिच हिस्ट्री है। इसके पीछे भी आपको पता है किस तरह से रूल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ कुछ सब्जेक्ट्स। एजुकेशन तो उससे पहले भी थी हमारे इंडिया में, बट स्टिल जो इसका फाउंडेशन है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ वो जानेंगे। और जो डीप कमिटमेंट है इसको एम्पावर करने के लिए, जो इसके सिटीजन्स हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है मिले और वो फाउंडेशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो इस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली स्ट्रक्चर किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल्स में। मतलब जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है इसको मेनली 3 पार्ट्स में। जैसे प्राइमरी लेवल आता है, सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन लेवल्स पे हम बात करते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन स्टेज जो है वो लास्ट करती है फॉर अबाउट 8 ईयर्स तक चलती है। प्राइमरी फर्स्ट टू 8 हम कंसीडर करते हैं, जो कि फॉलोड की जाती है बाय 4 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हम 9 to +2 तक लेकर चलते हैं जिसको। देन हायर एजुकेशन इन इंडिया जो है इनका पास करता है वाइड रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम आगे फर्दर कॉलेजेस में जाते हैं या आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं। जो कि इंक्लूड करता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई, हमारी कॉलेजेस आती हैं इसमें, टेक्निकल प्रोफेशनल स्कूल्स इसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे जिसमें हम देखते हैं कि ये जो सारा कंट्रोल है किसके द्वारा किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये पूरा इसको ओवरसी करती है, इसका ध्यान रखती हैं कि किस तरह से इन इंस्टीट्यूशंस को रन करना है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन हो रही है, बन रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पर, तो वो किसका काम है, वो डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वो देखता है एजुकेशन सिस्टम में। सो जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। किस तरह से हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स जो इंडिया है उसने विटनेस किया है कि काफ़ी सारी हम देखते हैं कि सेवरल सिग्निफिकेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं बनाई गई हैं, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, जिन्होंने प्रभाव डाला है इसकी फंक्शनिंग में, स्ट्रक्चर में और गोल्स ऑफ स्कूल। मतलब एक स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्वालिटेटिव बनाने के लिए डे बाय डे और एज द नीड ऑफ द सोसाइटी, जिस तरह से सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसीज़ ने बहुत हेल्प किया है, इन्फ्लुएंस किया है कि फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर और गोल्स के ऊपर। और इस प्रेजेंटेशन में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से समझेंगे इनको, एनईपीज़ को समझेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या एजुकेशनल पॉलिसीज़ के की एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रही हैं स्कूल्स को। और जो मेन नेशनल पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी है, वो है एनईपी ऑफ 1968, 86, 1992 एंड द लेटेस्ट जो है एनईपी ऑफ 2020। सो इसको जानते हैं हम। इसका अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें पॉलिसीज़ की, कि किस तरह से कब कब ये आई। प्री इंडिपेंडेंस, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें, जो रूट्स हैं इंडियन एजुकेशनल पॉलिसीज़ की वो हम देख सकते हैं टू द प्री इंडिपेंडेंस ईरा से पहले भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी।
जहाँ पर फोकस जो था वो किस पर था, एक्सपैंडिंग एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लिटरेसी। मेनली तब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये ज़्यादा फोकस था कि किस तरह से जो एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, जो इंडिविजुअल जो है बेसिक एजुकेशन भी अगर एक्वायर कर लें तो उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस था, और प्रमोट करें लिटरेसी को, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका मेन फोकस था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके एजुकेशन, और एजुकेट कर सके लोगों को। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनिशिएट किया, एक ऐसा स्टेप लिया जिन्होंने रिफ़ॉर्म किया, इसमें कुछ रिफ़ॉर्म करने एजुकेशनल सिस्टम में, ताकि वो अलाइन कर सकें जो भी कंट्री की डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसके साथ मिला सकें, मतलब मिलाकर जो भी हम डेवलपमेंटल गोल्स हैं हमारी कंट्री में, जो जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो जो नीड थी कंट्री की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही पॉलिसीज़ को है जो रिफ़ॉर्म किया गया कुछ, और एम्फेसिस किया गया कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो और वोकेशनल ट्रेनिंग भी साथ साथ दी जाए। 21st सेंचुरी की बात करें फिर, जो करेंटली अभी लेटेस्ट हम कंसीडर करते हैं, रिसेंट डेकेड्स में हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, मतलब एट द ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि है चेंज, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट आ चुकी हैं। एमर्जिंग चैलेंजेस कितने, अब इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितने भी चैलेंजेस हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ एड्रेस किया गया और इम्प्रूव किया गया, क्वालिटी को इंटीग्रेट किया गया, टेक्नोलॉजी को, और इंश्योर किया गया कि इक्विटी और इंक्लूजन जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो। तो ये तो था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। अब समझते हैं सबसे पहली पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1968, NEP 1968 के जो की फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट पॉलिसी, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉलिसी है ये 1968, इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की गई थी ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ PM इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये आई थी। इसमें बात की गई कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। जो पॉलिसी है वो प्रपोज करती है कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो सबके लिए, इंश्योर करता है जहाँ पे इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक बच्चे को। देन रीजनल लैंग्वेजेस की ऊपर एम्फेसिस किया गया कि जो भी किसी भी रीजन से जो आ रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा हर कोई, तो उसमें उसको प्रमोट किया गया कि जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस का, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को रिटेन कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बच्चा जो है हर कोई कनेक्ट करता है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया गया। अब बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन में क्या देखा गया कि जो NEP 1968 है वो स्ट्रेस करती है कि वोकेशनल एजुकेशन, हम देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन लाइक जो स्किल बेस्ड हम कह सकते हैं, जैसे IT हो गया या स्टिचिंग हो गया, कुछ ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़, कुकिंग, डांसिंग, ये सब इस तरह के कुछ एजुकेशन है जो कि इन्होंने कहा इंटीग्रेट किया जाना चाहिए एजुकेशन में, मेन स्ट्रीम करिकुलम हो, ताकि बच्चे जो है प्रिपेयर कर सके अपने आप को फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स, कि एक्चुअल में वो जो सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं जिस चीज़ की, वो उसको एप्लीकेबल भी कर सके, उसको उस चीज़ से वो अपनी आजीविका चला सके, लाइवलीहुड चला सके। तो इसलिए ये मेन पर्पस था कि वो वोकेशनल एजुकेशन को भी इसमें इंट्रोड्यूस करें। रिसर्च एंड इनोवेशन, अब रिसर्च एंड इनोवेशन में था कि उनका फोकस था कि किस तरह से जो भी है फॉस्टर किया जाए रिसर्च और इनोवेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विद इन, वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को रिसर्च करते रहे, न्यू जो भी चीज़ें आ रही है सोसाइटी में उसको इंट्रोड्यूस करते रहें, टू कीप पेस विद द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कि हम देख सकें कि कहीं हमारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके साथ हम किस पेस पर स्टैंड आउट करते हैं डेवलपमेंट लेवल पर। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला, यहाँ पर मेन जो फोकस है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पर किया गया। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है जो बहुत ही, इसको वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एस्पेक्ट कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 का, क्योंकि ये एम कर रही थी कि प्रमोट किया जाए मल्टी लैंग्वेलिज्म को और नेशनल क्वेश्चन को बाय इंश्योरिंग, मतलब अब हर एक बच्चा है अपनी लैंग्वेज से, मैंने जैसे आपको बताया कि कनेक्ट करता है अपनी मदर टंग से, ठीक है। तो यहाँ पर उनका एम था कि मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जा सके। काफ़ी सारी लैंग्वेज अगर बच्चा सीखेगा, एक दूसरे की लैंग्वेजेस को हम डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
है ना। तो हमको पता है इंडिया हमारा कितना डाइवर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, कल्चर्स है। तो यहाँ पे बच्चा जो है खुद को कनेक्ट कर सके या कंफर्टेबल या रिटेन कर सके नॉलेज को, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म का इसको इम्पोर्टेंस दी गई, जिसमें कि उनकी मदर टंग को मेन फोकस दिया गया और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश तो थे ही थे, और अनदर इंडियन लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इसको मद्देनज़र रखा गया इस पॉलिसी में। और इसकी बात करें तो इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। जो कमीशन है उन्होंने फोकस किया कि जो फ्री एजुकेशन है हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा डिप्राइव ऑफ एजुकेशन ना हो, कोई भी बच्चा इस चीज़ से एजुकेशन से उसको ऐसा ना हो कि एजुकेशन ही ना मिले। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रूशियल स्टेप लिया गया टुवर्ड्स द सोसाइटल इक्विटी में और नेशनल इंटीग्रेशन हो सके। देन बात करते हैं टीचर स्टेटस एंड ट्रेनिंग। अब टीचर स्टेटस एंड ट्रेनिंग इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोकस किया गया कि जो प्रोफेशनल स्टेटस है टीचर्स का वो इम्प्रूव किया जा सके, एनहांस किया जा सके, उनकी ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ताकि अगर जितना ज़्यादा टीचर जो है कैलिबर होगा उसमें, अगर प्रोफेशनल वे में उसका स्टेटस अच्छा होगा, उसकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी, तभी एक टीचर जो है इम्पार्ट कर पाएगा अच्छी नॉलेज अपने बच्चों को। अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को क्या नॉलेज देगा, है ना। तो इसीलिए इन्होंने टीचर का स्टेटस और ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा फोकस किया कि अगर टीचर को प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी स्किल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ओनली देन एजुकेशन सिस्टम में अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट होगा या डेवलपमेंट हो सकती है। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, जो कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का, जिसमें कि अभी हमने पीछे पढ़ा 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला की बात की हमने, जिसमें प्रमोशन ऑफ हिंदी है, रीजनल लैंग्वेजेस है, ताकि स्ट्रेंथन कर सके हम कल्चरल यूनिटी को और कम्युनिकेशन को, क्योंकि हर एक कल्चर का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी वैल्यू है, तो उसको नज़र में रखते हुए इन्होंने इस पर फोकस किया। देन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है जब एक करिकुलम है बन गया, सेट हो गया, पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी, तो जो वो इम्पार्ट की जा रही है नॉलेज, वो नॉलेज को एक बच्चा समझ रहा है, सीख रहा है, और उससे वो कितना आउटपुट, उसका कितना रिज़ल्ट जो आना चाहिए लर्निंग आउटकम, क्या वो अचीव कर पा रहा है उस चीज़ को। तो इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट वगैरह या कॉन्टीन्यूस लेवल पर फीडबैक जो एक बच्चे का होता है स्कूल लेवल पे, उसके ऊपर भी इन्होंने नज़र किया, फोकस किया, दैट जो असेस करेगा कि स्टूडेंट किस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस कर रहा है। नॉट जस्ट वन टाइम एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि एंड में रिज़ल्ट लिया, नो, बट कॉन्टीन्यूस ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस में ही बच्चे की कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन होनी चाहिए। देन वोकेशनल ट्रेनिंग हमने पढ़ा, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में हमने बात की कि ये देखा गया कि बच्चा जो है एक्वायर कर सके, एम्प्लॉयबल स्किल भी उसको आनी चाहिए, ताकि अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ वो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रख सके। ठीक है, जो सोसाइटी में आगे वो बड़ा होकर अपने आप को स्किलफुल बना सके और लाइवलीहुड अपना चला सके। सो लास्ट इसमें बात करेंगे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड वोकेशनल एजुकेशन एनहांसमेंट। वही रिपीट हो गया कहीं ना कहीं, तो मेन इसका यही एस्पेक्ट है कि एनईपी 1968 एक्नॉलेज कर रहा है नीड फॉर रिवैम्पिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम जो है हमारे, उसको इम्प्रूवमेंट ला सके, ताकि इवैल्यूएट करें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को और एनालिटिकल स्किल में लाइक कॉग्निटिव स्किल, वो किस तरह से एनालाइज कर रहा है हर चीज़ को अपने लेवल पे, रादर देन जस्ट रोट मेमोराइजेशन। इन्होंने कहा कि बच्चा रट्टा ना मारे, रट्टू तोता ना बने, बट वो हर एक चीज़ को अपने वे ऑफ थिंकिंग से उसको एनालाइज करे, जो टीचर समझा रहा है या वो समझ रहा है वो किस लेवल से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन ने बूस्ट किया एक ब्रिज, ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में, कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है उसके जो ब्रिज जो था कि मेरा बूस्ट दिया गया टू ब्रिज द गैप बिटवीन, ताकि एक ब्रिज बना सके, वो एजुकेशन तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ को भी आगे जो नीड है उनकी उसको फुलफ़िल कर सके।
ओके, नेक्स्ट वी हैव नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो 1986 की पॉलिसी है वो एम करती है मॉडर्नाइज़ करने में और इंटरनलाइज करने में इंडियन एजुकेशन को, जिसमें कि वो क्या देखते हैं कि प्रिजर्व कर सके कोर वैल्यूज़ को और कल्चरल हेरिटेज को, कि जो हर एक इंडिविजुअल हर एक अलग अलग कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर कल्चरल हेरिटेज है, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए एजुकेशन को, मतलब इम्पार्ट कर रहा है अगर कोई टीचर नॉलेज दे रहा है तो ऐसा ना हो उसकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए इस तरह की कुछ एम किया कि उनका फोकस वो मॉडर्नाइज़ कर सकें इस चीज़ को। और उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं असेस, ताकि जो बच्चा है असेस कर सके इजीली, क्वालिटी के साथ इसको प्रोवाइड किया जा सके एजुकेशन को, और रेलिवेंस होना चाहिए एजुकेशन में कि बच्चा खुद को अपने आप से जोड़ पाए, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। तो की फ़ीचर्स जो हैं इसके, सबसे पहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी है वो एम करती है कि किस तरह से यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए ताकि प्रमोट कर सकें और प्रमोट करें वो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स को। मतलब यूनिवर्सल आप समझते हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूनिवर्सल हो जो, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी और कंट्री में जा रहे तो खुद को वो एजुकेशन बिल्कुल कुछ और इम्पार्ट हो रही है वहाँ पे, थोड़ा बहुत रिलेटेबल जो पूरा वर्ल्ड जो है या हमारी कंट्री है वो बच्चा जो है उस चीज़ को समझ सके, रिलेट कर सके आउटर वर्ल्ड से। करिकुलम रिफॉर्म्स, अब जो भी करिकुलम जो पढ़ेगा बच्चा स्कूल में, ठीक है, तो वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंट्रोड्यूस करिकुलम रिफॉर्म्स भी इन्होंने लेकर आए ताकि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सके, इनोवेटिव बना सके और रेलिवेंट बना सके सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग, कि जो सोसाइटी में एक्चुअल में हो रही हैं चीज़ें बच्चा उसी को स्टडी करे, उसको समझे और उसको समझ कर ही बच्चा एक्शन ले, बड़े होकर वो उसके लिए सोसाइटी के लिए सर्व कर सके, अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके। इस तरह से एजुकेशन को करिकुलम को रिफॉर्म किया गया। दैन टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 ने टीचर ट्रेनिंग पे और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बात की ताकि वो टीचिंग स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। ये हमने पहले भी पिछली पॉलिसी में भी ध्यान में रखा कि उसमें भी फोकस किया गया था। देन इम्पैक्ट ऑन स्कूल में क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो स्कूल है उन्होंने इस चेंजेस को करिकुलम स्ट्रक्चर में देखा, पेडागोजी में देखा और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देखा। ये जो पॉलिसी है वो एम करती है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए और ये जा सके कि जो एंड मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू सोसाइटल नीड्स, वही सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग ये करिकुलम जो ऐसा डिज़ाइन हो सके। देन इसके जो की इनिशिएटिव्स देख लेते हैं हम, जैसे 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कही कि जो बच्चा है छोटा, अर्ली चाइल्डहुड केयर उसकी किस तरह से हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोकस किया गया, किस तरह से स्टडी हो। नवोदय विद्यालय जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, एम्फेसिस ऑन वोकेशनलाइजेशन पर हुआ। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आई, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, बेटर टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम रिफॉर्म, इम्प्रूव्ड लर्निंग मटेरियल्स। तो ये सब कुछ की इनिशिएटिव जो हैं इस पॉलिसी में लिए गए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें कि ये देखा गया कि जो 100% एनरोलमेंट बच्चे का होना चाहिए एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू ग्रेड 8th, कि अप टू ग्रेड 8th तक जो कंप्लीशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का हो जाना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान जो है एजुकेशन मिले, ऐसा ना हो कोई भेदभाव हो किसी की जात पात को लेकर। तो उन्होंने ध्यान रखा कि जो एजुकेशन है फॉर ऑल इक्वल हो रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, सोसाइटल बैकग्राउंड, कास्ट, और स्पेशल फोकस जो है दिया गया कि इनको क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है कोई भी डिप्राइव ना हो, सबको अच्छी सी एजुकेशन इक्वली मिले, बॉयज़ गर्ल्स हो या कोई भी कास्ट का हो, गर्ल्स हो या SCs हो, STs हो, OBCs हो, उनको स्पेशल फोकस एजुकेशन में दिया गया। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1992, ये देखा जाए तो मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ 1986 की पॉलिसी का। इसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया 1986 की पॉलिसी को,
तो इसका बैकग्राउंड देखें तो NEP 1992 जो है फोकस करती है ये एड्रेस करने में कि किस तरह के जो चैलेंजेस है एमर्ज हो रहे हैं एजुकेशन में, इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एड्रेस करते हुए किस तरह के चैलेंजेस जो है एजुकेशन सिस्टम में हो रहे हैं ये देखा गया। तो इस पॉलिसी ने मेनली एम किया कि वो प्रमोट करेंगे एक्सीलेंस को, रेलिवेंस को और इक्विटी लेकर आएंगे एजुकेशन में। तो इसके की फीचर्स जान लेते हैं। ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हुई थी ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ PV नरसिम्हा राव के टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि मॉडिफाई किया गया था 1986 की पॉलिसी को। तो इसमें और अगर देखा जाए जो मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होने चाहिए, ऑल प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की गई। जो पॉलिसी एम्फेसाइज की इसने कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेजर्स जो हों वो होंगे, जैसे कि एवोल्यूशन रिफॉर्म्स, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें कुछ सुधार लेकर आई पॉलिसी। ये स्कूल मैनेजमेंट किस तरह से चलेगा, किस तरह से होना चाहिए उसकी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हुई। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन ऑल लेवल, चाहे वो इवैल्यूएशन की बात हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और IC इंटीग्रेशन की बात कही। IC इंटीग्रेशन वही कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब धीरे धीरे ग्लोबलाइज्ड हो रहा था वर्ल्ड, तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेट करेंगे ICT को एजुकेशन में, ताकि और ज़्यादा एनहांस हो सके लर्निंग आउटकम, और ज़्यादा बच्चा जो है अच्छे से उसका जो है आउटकम मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। NEP 1992 ने हाईलाइट किया कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल प्रोविजंस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो कुछ ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जो डिप्राइव्ड होती हैं कुछ ऐसी चीज़ों से, जहाँ पे लैक ऑफ उनको नहीं प्रॉपरली मिल पाती एजुकेशन, या रिमोट एरियाज़ में कुछ ऐसे माइनॉरिटी में कुछ लोग रह रहे होते हैं, माइनॉरिटी पीपल जो डिप्राइव ऑफ होते हैं काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से। तो उनको भी मद्देनज़र रखा गया कि उनको ये हाईलाइट किया इस पॉलिसी ने कि उनको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा एजुकेशन को, इंक्लूड उनको भी किया जाएगा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑन स्कूल्स। अब स्कूल्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव है पड़ा 1992 की पॉलिसी का। इसमें उन्होंने क्या विटनेस किया कि मेनली टेक्नोलॉजिकल जो इंटीग्रेशन की बात हुई यहाँ पर, ये इम्पैक्ट हुआ कि स्कूल में किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी को, वो ध्यान में रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी होगी, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, या इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ये सब इसमें जो है इंट्रोड्यूस हुआ। देन फंडामेंटल राइट अगर देखें तो इसमें एम्फेसाइज़ किया कि जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एज फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया कि ये एक फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन सबको पढ़ाई लिखाई का हक है ना। तो इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको इंक्लूड किया गया। लीडिंग टू द पैसेज टू द राइट एजुकेशन एक्ट अगर हम देखते हैं 2009 का। वोकलाइजेशन हमने देखा, स्ट्रेस करता है नीड फॉर वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वही सब में मेनली थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस, लेकिन इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ आता गया ये हर एक पॉलिसी में। तो यहाँ पर और ज़्यादा इक्यूब किया गया स्टूडेंट्स को कि प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाए। वही सेम रिपीट हो गया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन ऑफ ICT, एम्फेसिस द वही रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह से इंक्लूड होना चाहिए ताकि वो कंट्री की डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। एम्फेसिस ऑन लैंग्वेजेस के ऊपर बात की। अब यहाँ पे कंटिन्यू तो किया जा रहा था एम्फेसिस ऑन मदर टंग एंड एनकरेज किया जा रहा था स्टडी ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस जो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस दी गई अब संस्कृत को भी और स्टडी की गई क्लासिकल लैंग्वेजेस की भी, ठीक है। तो लाइक लिटरेचर वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ या संस्कृत वगैरह को यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। टीचर ट्रेनिंग की बात की, फोकस किया गया कि किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है टीचर ट्रेनिंग में, और उनको इन सर्विस जो ट्रेनिंग दी जाती है उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेमिनार्स लगते हैं जो टीचर्स के, ताकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपना जो है अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में ले सके और इम्पार्ट करे अच्छे से अच्छी नॉलेज। डिस्टेंट लर्निंग की बात की कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बच्चे नहीं अवेल कर सकते हैं
ठीक है, फिज़िकली, तो एनकरेज किया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू एक्सपैंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो आईसीटी की हेल्प से डिस्टेंट लर्निंग का होना पॉसिबल हुआ, क्योंकि आईसीटी है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ, तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं भी जा पा रही थी वहाँ पर भी रिमोट एरियाज़ में भी अब एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। देन फोकस ऑन हेल्थ, और इस पॉलिसी ने स्ट्रेस किया कि अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशनल हेल्थ अच्छी होगी, तभी बच्चा अच्छे से एजुकेशन को गेन कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर वो सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो वो किस तरह से स्कूल में अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं होगा, एब्सेंट होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में भी मेनली फोकस किया गया। हाँ जी, तो अब जान लेते हैं नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो एडवांस लेवल तक पहुँचाई। इसमें पॉलिसी में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स आए जो 21st सेंचुरी आज लेटेस्ट हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बैकग्राउंड इसका जानते हैं कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल ऑफ इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत ही ज़्यादा हॉलिस्टिक लेवल पे, ठीक है, फोकस कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। इसमें बात की गई और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात की गई इसमें, और जो एम करती है कि ट्रांसफॉर्म करे लर्निंग लैंडस्केप अक्रॉस ऑल लेवल्स। किसको ट्रांसफॉर्म करे? जो फाउंडेशनल लेवल की लर्निंग है, ठीक है, अक्रॉस ऑल लेवल, हर एक लेवल पे, इट इज़ वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और हायर लेवल पे इसको कहा गया कि ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। इनका ये एम था। तो की फीचर्स इसमें हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात की। हॉलिस्टिक में हमारा ऑल लेवल, ठीक है, हर एक फोकस किया जाए, हर एक डेवलपमेंट बच्चे की, जैसे कि जिसमें कॉग्निटिव, जो कि माइंड से एनालिटिकली वो अच्छे से सोच सके, माइंड का यूज़ कर सके अपना खुद का, सोशल, वो सोशली भी डेवलप हो, अपने सोसाइटी में किस तरह से रहना है वो सोशलाइज हो सके अच्छे से, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग हो, डेवलप कर सके, और फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग की बात की। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम डिज़ाइन में, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर हम ये मतलब देख सकते हैं कि जो रिजिड नहीं होनी चाहिए एजुकेशन, एक बच्चे के लिए ऐसी बनी होनी चाहिए करिकुलम कि वो खुद को उसमें कंफर्टेबल फील करे, लाइक रेलिवेंट हो, जो कि अपने आप को वो रियल टाइम सिचुएशन जो एक्चुअल में हो रहा है उससे रिलेट कर सके, और जो अपडेशन है, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं सोसाइटी में, उसको वो अडेप्ट करता हुआ चले करिकुलम, उसको हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कि रिजिड नहीं होना चाहिए, जो बन गया एक उसी को ही पढ़ रहे हैं, या उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, तो अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। इसमें उन्होंने ये बात की। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अब वही हमने टेक्नोलॉजी की बात की। यहाँ पर आते आते बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हो गया कि टेक्नोलॉजी को ही मेनली एक इंटीग्रेशन तो किया गया, लेकिन इंटीग्रल पार्ट बन गया एजुकेशन का, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, बच्चा जो है और ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसमें आई, अपने आप को और ज़्यादा एक एक्साइटिंग वे ऑफ कहो, या बच्चे के इंटरेस्ट के लिए ये इसको इंट्रोड्यूस किया, और उसका एडवांसमेंट अच्छे से हो सके, क्वालिटेटिव एजुकेशन हो सके, जिसमें कि हमारी एआई आ जाता है, एंड वोकेशनल स्किल्स भी इसमें जो है एनहांस करने की बात की गई। देन इम्पैक्ट क्या हुआ स्कूल्स पे? जो स्कूल्स हैं वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करिकुलम को डिज़ाइन करने लगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एनवायरनमेंट हुआ, फोकस किया गया हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जो इसका मेन फोकस था 2020 का, इमोशनल, कोग्निटिव, सोशल, फिजिकल एस्पेक्ट पर बात की गई। एनईपी 2020 जो है एम की कि एजुकेशन जो है मोर इंक्लूसिव हो, इनोवेटिव हो, अलाइंड हो, किसके साथ? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, जो ग्लोबली चल रहा है उसके स्टैंडर्ड्स के साथ वो मैच कर सके, और इसमें यूनिवर्सल एसेस हो, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंश्योर हो कि ये एसेस कर सकता है कोई भी जो बच्चा है हमारा, जो नेशनल लेवल पे अगर हम कहें तो स्कूल एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर्ली मिलनी चाहिए फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल, कई सारे प्रोविज़न जो बने, इसमें प्रायोरिटाइज़ किया गया इंक्लूसिविटी को और इक्विटी को एजुकेशन में। और जो ये प्रोविजंस हैं क्या क्या हैं, जैसे इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स हो, जो पॉलिसी है ये प्रमोट करती है, कुछ ऐसे एस्टेब्लिश किए इन्होंने, ऐसे स्थापित किए इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर जो प्रोवाइड कर रहे थे क्या, हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली जो डिसएडवांटेज एरियाज़ के थे वो। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो, इन्होंने एम्फेसिस किया कि प्रोविज़न होना चाहिए कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सपोर्ट सिस्टम होगा, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स होंगी, लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगी, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट होगा बच्चे के लिए, तो वो और ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो बच्चा जो सीख रहा है उसकी जो नॉलेज है वो कैसे ट्रैक होगी, वो उसके ऊपर फोकस किया गया कि जो भी लर्निंग लेवल्स हैं उसके ऊपर उसके बेसिस पर ही ये उनकी नॉलेज को प्रोग्रेस को ट्रैक करें, ताकि वो अचीव ये देखा जा सके कि कितना योग्य है वो अचीव करने में बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल को बाय दी ग्रेड 3 तक, मतलब ग्रेड 3 लेवल तक के बच्चे को वो फाउंडेशनल लेवल पे लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई। देन मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग, अब देखो हर एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लर्निंग लेवल सबका अलग डिफ़र करता है। हर एक बच्चा अपनी पेस, अपनी लर्निंग का एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी जल्दी या कितनी स्लो सीखता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को स्लो समझ आता है। तो इसको नज़र में रखते हुए उन्होंने मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग, अलग अलग तरीक़ों से समझ आता है हर एक बच्चे को, एक तरीका नहीं टीचिंग का हम अप्लाई कर सकते। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो NEP 2020 है वो फ्लेक्सिबल और मल्टी मोडल अप्रोच को फॉलो करेगी, जिसमें कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जाकर कि बच्चा किस तरह से, अगर वो विजुअली देख कर ज़्यादा अच्छे समझता है तो उसको पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाएगा, लिखित रूप में ज़्यादा अच्छे समझता है तो लिखवा कर, इस तरह से मतलब अलग अलग तरीक़ों से टीचिंग वेज़ को टीचर अपनाएगा, जिससे कि जो लर्निंग है वो बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन में अच्छे से क्वालिटेटिव हो सकेगी और लर्निंग लेवल जो है बच्चे का बढ़ सकेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। देन एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स, अब जो फैकल्टी मेंबर्स है वो कैसे होने चाहिए, एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। जो पॉलिसी इनकरेज करती है कि जो भी एक रिक्रूट हो रहे हैं, जो स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो सबसे पहले, और वेल ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए ताकि वो हाई क्वालिटी टीचिंग दे सके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे सके अपने बच्चों को। ट्रेंड काउंसलर्स, अब कुछ काउंसलर्स की भी इन्होंने रिक्रूटमेंट की बात की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ट्रेंड काउंसलर्स होने चाहिए स्कूल्स में ताकि वो बच्चे को इमोशनल लेवल पे मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सके स्टूडेंट्स को। ओपन लर्निंग का मतलब है इस पॉलिसी ने ऑफ़र किया ऑप्शन फॉर ओपन लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग थ्रू स्टेट ओपन स्कूल्स। तो कुछ ऐसे स्कूल, अगर बच्चा सपोज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकता है ना, तो कुछ ऐसे स्कूल्स बने हैं कि वो ओपन वहाँ पर कुछ अल्टरनेट डेज जाकर इस तरह का कुछ प्रोसेस फॉलो करके एग्ज़ाम दे सकता है। NIOS कहीं या वोकेशनल कोर्सेज कुछ ऐसे बिल्ड बने फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दिस इज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग नियरली 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, ताकि वो आ सकें, इसलिए इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। देन 10+2+3 पैटर्न को रिप्लेस किया गया बाय 5+3+3+4 से। जो पॉपुलर पैटर्न चला आ रहा था स्कूल एजुकेशन में उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय इस पैटर्न से करिकुलर स्ट्रक्चर में, जो कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एज ग्रुप्स को जो कंसीडर करता है, इसमें कैटेगराइज करता है फॉर ऑफ किड्स रेंजिंग फ्रॉम 3 years, 8 years, 8 years, 11 years, 11 to 14, 14 to 18 years के बच्चों को इंक्लूड करता है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़। तो ये जो सारी पॉलिसीज़ बनी, इनका की एस्पेक्ट था क्या, ठीक है। की एस्पेक्ट मतलब इनकी क्या मेन जो है क्वालिटी थी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, ये जितनी भी पॉलिसीज़ बनी ये इंश्योर कर रही थी कि सबको इक्वली एसेस हो सके एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से आते हो, लेकिन प्रायोरिटाइज़ किया गया कि एजुकेशन जो है सबको मिलनी चाहिए। तो इनकी ये मेन प्रायोरिटी थी एसेसिबिलिटी की। देन सेकंड इज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब जैसे जैसे देखो टाइम बदल रहा था, डेवलपमेंटल चेंजेस चाहिए थी, जो नीड्स थी सोसाइटी की, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब को नज़र में रखते हुए इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने उनका फोकस रहा कि उसके हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टीचिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, करिकुलम में लेकर आए, और ताकि वो लर्निंग आउटकम जो है और ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है। एंड वोकेशनल एजुकेशन को मद्दे में नज़र रखा ताकि क्या हो, प्रैक्टिकल, बच्चा थेरेटिकल नॉलेज तो ले ही रहा है, इसके साथ साथ वो स्किल बेस्ड एजुकेशन लेकर आ सके, ताकि वो जो गैप है, ठीक है, उसको ब्रिज कर सकें किसके बीच में, एकेडमिक में और जो उनका एम्प्लॉयमेंट के बीच में, इंडस्ट्री हो गया, या प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को फॉर द जॉब मार्केट के लिए। दैन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अब टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की बात की, ठीक है। तो ये सब जो 4 मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इन पॉलिसीज़ के। इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूविंग असेस एंड क्वालिटी, अब क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या इनिशिएटिव्स
दिए गए ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके इन असेसिबिलिटी में और क्वालिटी में। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग के ऊपर जो बच्चा है हर एक तरह की उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा सके, जैसे क्लीन वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इसका ध्यान रखा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स में। दैन टीचर ट्रेनिंग की बात की कि जितनी स्ट्रेंथन करेंगे टीचर एजुकेशन को, प्रोग्राम को, जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर उनको ये इम्प्रूव करेगा कहीं ना कहीं उनके करियर को। प्रोग्रेशन तो करेगा ही, साथ के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव करेगा। दैन इंक्लूसिव पॉलिसीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा गया कि पॉलिसीज़ में देखा कि इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ऐसी स्कीम्स को कि इंक्रीज़ कर सके एनरोलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो, स्कूल आएँ, रिटेंशन कर सके, वहाँ पे बच्चा जो है आए, इंटरेस्ट ले पढ़ने में, स्पेशली अमंग मार्जिनलाइज, जो ऐसे ग्रुप थे जो डिप्राइव थे इन चीज़ों से, फैसिलिटीज़ नहीं जिनको मिल पा रही, तो उनको भी वो भी इंटरेस्ट दिखाएं। इस तरह से इन्होंने कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके या फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को इंक्लूड किया, इम्प्रूव किया असेस और क्वालिटी को। दैन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वही इन्होंने टेक्नोलॉजी को एनहांस करके, इंटीग्रेट करके एजुकेशन में एक इम्प्रूवमेंट किया, इनिशिएट किया। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। अब गवर्नमेंट का या रेगुलेटरी बॉडीज़ का क्या रोल है इन सब चीज़ों में, क्या करती हैं एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। इनका रोल है कि ये पॉलिसी फॉर्मेशन करती हैं। ये कोई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमने कहा था, अलॉन्ग विद स्टेट लेवल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो डेवलप करेंगी और इम्प्लीमेंट करेंगी ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बना तो ली, लेकिन इसका कौन ड्यूटी है, कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा इसको। तो स्टेट लेवल पे जो बने हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट वो, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। रेगुलेटरी ओवरसाइट, रेगुलेटरी ओवरसाइट का मतलब है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है, ठीक है, उनके पास जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है अथॉरिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन देखे, ओवरसी करे, कितने इफ़ेक्टिवली वो काम कर रही है। स्पेशलाइज बॉडीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, NCERT की बात करते हैं, ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को चेक करते हैं टाइम टू टाइम कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या उसको अपने लेवल पर क्वालिटी इम्प्रूव करते रहते हैं। देन रिसोर्स एलोकेशन, ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करती हैं जो गवर्नमेंट हो गया या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, फंडिंग देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि इक्विटेबल असेस हो सके और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। कि हमने क्या पढ़ा, NEP 1968, 86, 90, 92 एंड 2020 ये मेनली सिग्निफिकेंटली शेप अप कर रही हैं एवोल्यूशन स्कूल सिस्टम के, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें। और जो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग हमने अभी इसको समझा, ये हमको बताती हैं, इंसाइट प्रोवाइड करती हैं कि क्या पैराडिगम है एजुकेशन का, हम किस तरह से असेस कर पा रहे हैं या कितनी क्वालिटी ऑफ जो है एजुकेशन है जो एग्जिस्ट कर रही है, और कम्पीट कर पा रहे हैं हम ग्लोबली, कितना ग्लोबली डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो जो स्कूल्स हैं वो नेविगेट कर रहे हैं थ्रू ये पॉलिसीज़ के थ्रू ही वो मॉनिटर कर पा रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी जो ये इन्होंने बनाई है उसके थ्रू नेविगेट कर पा रहे हैं और ये अलाइन कर रहे हैं, दे मस्ट अलाइन देयर स्ट्रैटेजीज़, और इनको अलाइन करना चाहिए। वैसे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन इनको स्ट्रैटेजीज़ को भी अलाइन करना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ। और इन्होंने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स को कि हर एक चैलेंज को वो डील कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके ऑफ द 21 सेंचुरी की। तो इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं इवॉल्व हो चुकी है सिग्निफिकेंटली, बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको जो है इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है चेंजिंग सोसाइटल नीड्स को और एस्पिरेशंस को। फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 अगर हम देखें, फोकस्ड ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ 2020 तक इन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्लूड किया। हर एक पॉलिसी का अपना एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है स्कूल पे, जो पॉलिसी आई है उसका अपना एक इम्पैक्ट रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो है ये पॉलिसीज़ जो हैं इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है करिकुलम डिज़ाइन को, टीचर ट्रेनिंग को, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, इम्पार्ट की जा रही है नॉलेज उसको, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंक्लूसिविटी शेप किया है एजुकेशनल लैंडस्केप को, जो इसके ऊपर एक नींव खड़ी हुई है एजुकेशन की पूरी, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने इम्पैक्ट किया है, ठीक है। और पेविंग द वे, और कहीं ना कहीं एक इन्होंने रास्ता बना लिया कि डायनामिक
ये चेंजेबल फ्लेक्सिबल बना दी गई है इसको इतना कि वो अपने सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल रखे कि टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन होता रहे और वो डेवलपमेंट जो है कंट्री की उसके फेवर में काम करे और बच्चे के फेवर में काम करे, सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग चल सके। और इंडिया जो है कंटिन्यू कर रहा है कहीं ना कहीं जर्नी टुवर्ड्स द एजुकेशनल एक्सीलेंस, ठीक है, प्रोवाइड करने में, और वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहा है, फ्यूचर फोकस स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आ रहा है जो एम्पावर कर रहा है लर्नर्स को और ड्राइव कर रहा है सोसाइटल प्रोग्रेस को। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आपने ये पीपीटी यहाँ तक समझी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। और मैं इसी तरह से टॉपिक्स को अपने इजी वे में, इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करती हूँ। तो अगर आपको ये प्लीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और इस तरह से टॉपिक जो है अपना जो क्वालिटी ऑफ टाइम जो मैं आपको दे रही हूँ इस पीपीटी को समझा कर, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको किस तरह का लगा, आपको समझ आया, और मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस तरह की पीपीटीज़ जो प्रेजेंटेशन है या कंटेंट है चाहते हैं, डिटेल्ड में या जस्ट ब्रीफ में चाहते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में, तो वो भी मैं आपको आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।